तो घोसी और बागेश्वर उपचुनाव में फैसले की घड़ी बेहद करीब आ गई है। दोनों उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। घोसी में स्पेशल इलेक्शन कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, तो वहीं बागेश्वर में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। इंडिया गठबंधन और एनडीए की परीक्षा वाला यह चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, इसका फैसला तो जनता का आदेश ही करेगा। लेकिन यह साफ है कि उपचुनाव में आया जनादेश 24 का ही संदेश होगा। तो कल घोसी बागेश्वर में वोटिंग होनी है। उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। आईएनडीआईए और एनडीए का लिटमस टेस्ट इसे माना जा रहा है। उपचुनाव मतदान के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब बारी जनता के वोट की है, उसके मतदान की। कमल का फूल जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से घोसी में उपचुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर वाली ये विधानसभा सीट सिर्फ दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह का ही भविष्य तय नहीं करेगी, बल्कि इसके साथ घोसी का जनादेश 2024 का भी संदेश देने जा रहा है। उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच चुकी हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा डीएम दफ्तर में इलेक्शन कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इलेक्शन में लगी गाड़ियों को जीपीएस से जोड़ा जाएगा ताकि मॉनिटरिंग में कोई कमी न रह सके। 50% से अधिक हमारी पोलिंग पार्टी ऐसी है, उन्होंने सामान ले लिया है और अपना रवानगी के लिए वो तैयार है। इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं वो भी लगातार अपना सामान ले रहे हैं और सारे कार्य हमारे विधिवत हो रहे हैं, सारे नियमानुसार हो रहे हैं और उम्मीद है कि एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ पे होगा। घोसी सीट पर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ 239 मतदान केंद्र और 455 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ करीब 4,30,394 मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी गड़बड़ी होने पर शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर मतदान पर निगरानी रखेंगे। वहीं उत्तराखंड में भी बागेश्वर सीट पर कल उपचुनाव के लिए वोटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। बागेश्वर में 5 कैंडिडेट मैदान में हैं और कुल 1,18,000 से ज्यादा वोटर इनके भाग्य का फैसला करेंगे। बागेश्वर सीट को 3 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। वोटिंग के लिए 834 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं और वोटिंग की तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। अभी टोटल पोलिंग बूथ है 188 पोलिंग बूथ, 172 मतदान केंद्र है। वल्नरेबल पोलिंग बूथ 15 है और हमने पूरा निर्वाचन क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है और 28 सेक्टर में सेग्रीगेट किया है। और हम लोग मतदान कार्मिक 834 कार्मिक हमने लगाया है और कुल सुरक्षा कार्मिक 1444 लगाया है। एफएसटी टीम है 6 और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है 10। वोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें रवाना कर रहा है। लगातार जो पार्टियां हैं यहाँ से रवाना हो रही हैं और अपने अपने केंद्र तक पहुँच रही है। बागेश्वर में 172 मत केंद्र बनाए हुए हैं और जहाँ पे 188 पोलिंग जो बूथ हैं वो लगाए जाएंगे। प्रशासन की बस एक ही यही तैयारी है कि जैसे भी हो सके कि अच्छे निष्पक्ष तरीके से पूरी मतगणना है, पूरा मतदान है वो हो सके। घोसी सीट पर बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है तो एसपी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। घोसी में 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। घोसी की जनता इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए में से किसे चुनेगी, इसका खुलासा तो नतीजों के साथ ही होगा। मऊ से अभिषेक राय और बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। इधर उदयनिधि स्टालिन की हिंदू विरोधी बयानबाजी और राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर राहुल गांधी हिंदू धर्म और सनातन के अपमान पर चुप क्यों हैं।
वहीं संतों की तरफ से भी लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी ने न सिर्फ हिंदुओं के अपमान वाले बयान पर तीखा पलटवार किया, बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की नीति ही हिंदुओं के अपमान की हमेशा से रही है और वही बात अब एक बार फिर से साबित हो रही है। कांग्रेस की सबसे करीबी सहयोगी डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान सियासी घमासान की वजह बना हुआ है। हिंदू धर्म को लेकर बेहद विवादित और आपत्तिजनक बयान पर उदयनिधि की चौतरफा आलोचना हो रही है। उदयनिधि ने एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी, जिसके बाद सियासी उबाल दिखाई दे रहा है। அப்படிதான் இந்த சனாதனம் ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्टालिन के बयान को लेकर तीखा पलटवार किया है, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी उन्हें इस विवादित बयान पर सख्त नसीहत दी है। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। डीएमके जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने इस बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सवाल नहीं खड़ा किया है, उसकी तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। जैसे उनको हटाना जरूरी है, इसको हटाना जरूरी है। क्यों सोनिया गांधी खामोश है? क्यों राहुल गांधी खामोश है? क्यों खड़गे जी खामोश है? क्यों नीतीश कुमार खामोश है? क्यों तेजस्वी यादव खामोश है? अपने पिताजी लालू जी को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर गए थे ना मुंबई में, तेजस्वी जी, दिखावा था क्या? राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं ना वोट के लिए कि मैं भी हिंदू हूं, अपना गोत्र बताते हैं, दिखावा है क्या? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान की निंदा की। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उधर उदयनिधि के बयान को लेकर संतों में भी काफी गुस्सा है। हिंदू धर्म और सनातन पर विवादित बोल को लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बेहद तीखे अंदाज में पलटवार किया है। जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। जो चंगेज खान की कटार से समाप्त नहीं हुआ, औरंगजेब की तलवार से समाप्त नहीं हुआ, अंग्रेजों का अत्याचार से समाप्त नहीं होगा, तो इनसे समाप्त होगा क्या? उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टालिन के बेटे के हिंदू विरोधी बयान पर एतराज जाहिर किया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की इस बयान पर चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर वापस बीजेपी के साथ आए ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में सुगबुगाहट पैदा कर दी है।
क्या शिवपाल यादव एसपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं? ये सवाल एक बार फिर शुरू हो गया और इस सवाल को लेकर कई बार सुर्खियां भी बनी, कई बार बहस भी हुई। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान से हाल ही में एक बार फिर से ऐसी बहस छेड़ दी। दरअसल हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के वक्त शिवपाल यादव की तारीफ की थी और अब राजभर का ये बयान क्या कुछ है इसके मायने, ये समझने की जरूरत है। राजभर के दावे पर शिवपाल यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है और आखिर राजभर ने ऐसा दावा क्यों किया, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, देख रहे बड़ा मामला होगा जो तो देखिए ये बहरपिए हैं ओम प्रकाश राजभर। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने कई अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और घोसी उपचुनाव में उनकी सक्रिय भूमि साफ कर देती है कि अखिलेश यादव शिवपाल को फ्रंट में रखकर चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वक्त वक्त पर शिवपाल के साइकिल को छोड़ने की बहस तेज होती रहती है। चाचा भतीजे के बीच का विवाद काफी वक्त पहले विराम ले चुका है। माना जाता है कि अब यादव परिवार में सब कुछ ठीक है और सियासी लड़ाई परिवार साथ मिलकर लड़ रहा है। लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में घर वापसी करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को लेकर फिर से दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि 24 की चुनावी लड़ाई से पहले शिवपाल यादव बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाएंगे। राजभर ने ये दावा ऐसे वक्त किया है जब शिवपाल के कंधों पर अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव में जीत के प्लान को फुल प्रूफ करने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। अखिलेश जी बार बार कहा करते थे कि जब उनको बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो वो बार बार यही कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं, वो अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कब तक आपके साथ वो आ जाएंगे? लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, देख रहे बड़ा मामला होगा जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है, वो घटना यूपी में होने जा रही है। मैंने ये तय है कि उनको बीजेपी में आना, बता तो दिया, अंदर अंदर बतिया रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजभर ही शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को हवा दे रहे हैं, बल्कि कुछ वक्त पहले विधानसभा सत्र के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने शिवपाल को लेकर काफी अहम बातें कही थी। बीते 11 अगस्त को विधानसभा में सीएम योगी ने शिवपाल यादव की जमकर तारीफ की थी। क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दावे को लेकर न्यूज 18 ने शिवपाल यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने इस बहस को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने राजभर पर जमकर निशाना भी साधा। शिवपाल ने राजभर को न सिर्फ बहरूपिया कहा बल्कि नसीहत दे डाली। ओम प्रकाश राजभर, जल्दी तो हम शपथ ले लें जो मैंने कहा है, हमारी चिंता न करें। और हम जानते हैं कि अब ये आगे चल के विधायक भी नहीं हो पाएंगे। और जो देखे ये बहरूपिये हैं, ओम प्रकाश राजभर बहरूपिये हैं, ये पूरा प्रदेश समझ चुका है। ये कब प्रधानमंत्री के लिए क्या बोल रहे थे, गृह मंत्री जी के लिए क्या बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए क्या बोल रहे थे। ओम प्रकाश राजभर के दावे को शिवपाल ने न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें कई नसीहतों से भी नवाज दिया है। हालांकि शिवपाल ने बीजेपी को लेकर झुकाव के दावों और उनके एसपी से नाता तोड़ने की खबरें वक्त वक्त पर सियासी सुर्खियों में छाई रहती हैं, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम दिल्ली में होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कल होने वाली इस मुलाकात में सीएम योगी और पीएम मोदी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बात संभव है। ये माना जा रहा है कि सीएम योगी प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देंगे। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 2024 में तय है और इस मुलाकात के बाद प्राण प्रतिष्ठा की फाइनल तारीखों का ऐलान भी संभव है। तो रामकाज को लेकर ये मुलाकात बेहद अहम है और राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है। रामकाज पूरा, आ गई शुभ घड़ी। पूरी है तैयारी, अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी। अयोध्या में रामकाज पूरा होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा जा सकता है। अब खबर है कि कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। दरअसल अयोध्या में बन रहे विशाल रामलला मंदिर के शुभारंभ का मुहूर्त भी करीब करीब तय हो गया है। 2024 के जनवरी महीने में मंदिर का उद्घाटन होगा। सूत्र बताते हैं कि ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 21 से 23 जनवरी के बीच की तारीख को मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। ये तारीखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई हैं। पीएम मोदी खुद इन तारीखों का चयन करेंगे ताकि इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हो सकें। सीएम योगी की इस मुलाकात में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी को न्योता भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात के अगर समय की बात करें तो अब तक उनके कार्यक्रम में शाम को 6 बजे का मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अगर मुलाकात के एजेंडे की बात करें तो अयोध्या में जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं और राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। तो ऐसे में उस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को देंगे। राम मंदिर के निर्माण कार्य की बात करें तो अभी रामलला के गर्भगृह के ऊपरी हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो अक्टूबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक मंदिर का प्रथम तल अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। कई दिनों के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद राम मंदिर में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने जाएंगे तो सरकार के कामों की डिटेल रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी, अयोध्या दौरे को लेकर भी चर्चा करेंगे। चर्चा में किस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास करना है, कौन कौन सी परियोजनाओं का उद्घाटन करना है, उस सब विषयों को लेकर बड़ी गहनता से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा होने वाली है। कल शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद में तकरीबन 6 बजे प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। पवन गौड़, न्यूज़ 18, दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है तब से उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। इस बात की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत लगाई गई एक आरटीआई से हासिल हुई है। एक शख्स ने प्रधानमंत्री के अवकाश को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में पीएमओ ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद एक भी छुट्टी नहीं ली। इस जानकारी में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री ने 9 सालों में 3000 से ज्यादा आयोजनों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी हर वक्त एक्टिव मोड में रहते हैं और दिवाली जैसे त्योहार पर भी पीएम मोदी जवानों के बीच दिखाई देते हैं। इसके अलावा हाल ही में विदेश दौरे से लौटते ही पीएम मोदी सीधे इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंच गए थे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी एक दिन में 17 घंटे तक काम करते हैं। ये जानकारी भी आरटीआई के तहत सामने आई है। पूरे देश भर में एक ही नारा लग रहा है, मोदी 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 मोदी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। जनता ने भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई। उसके 5 साल बाद देश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर ही विश्वास जताया
जिसके बाद नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस तरह पीएम रहते और सरकार चलाते 9 बरस बीत गए। इसी बीच पीएम से जुड़ी हुई एक बड़ी बात सामने आई है और वो बात है उनकी छुट्टी को लेकर। आखिर अभी तक के कार्यकाल में पीएम ने कितनी छुट्टी ली? हाल ही में पीएमओ में लगाई गई एक आरटीआई के जरिए इसका जवाब मिला है, जिसमें पूछा गया था कि पीएम मोदी कितने दिन छुट्टी पर रहे। इसके जवाब में कहा गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली, यानी 9 सालों में पीएम बिना छुट्टी लिए देश की सेवा में समर्पित रहे। और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बीते 9 सालों में मोदी ने देश और विदेश में 3000 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम की छुट्टियों की जानकारी मांगने के लिए पुणे के एक सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल पी शारदा ने 31 जुलाई को आरटीआई लगाई थी। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित पीएमओ में कितने दिन उपस्थित रहे? दूसरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में कितने दिन उपस्थित रहे? साल 2016 में भी पीएम की छुट्टी को लेकर सवाल सामने आया था। उस वक्त भी आरटीआई में यही खुलासा हुआ था कि पीएम हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कई चुनावी सभाओं में काम के प्रति पीएम मोदी के जुनून की बात कई बार कह चुके हैं। जहां पर भी गया मैंने एक ही नारा सुना है, पूरे देश भर में एक ही नारा लग रहा है, मोदी 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 मोदी। 70 साल से ये देश की जनता एक ऐसे नेता का राह देख रही थी जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं, देश के करोड़ों नागरिकों के लिए अपना जीवन जीता हो, ऐसा नेता की राह देश की जनता की। और 70 साल के बाद एक ऐसा नेता मिला है जो परिश्रम कर समूचे देश का सम्मान दुनिया के सामने उठाने का काम कर रहा है। मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी जी को कई सालों से जानता हूं। उनके साथ लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने 20 सालों से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर सतत परिश्रम करने का काम किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि पीएम मोदी ने 20 सालों से एक भी छुट्टी नहीं ली है। वो 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और अब पीएम मोदी का फोकस इसे 3री अर्थव्यवस्था तक ले जाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए।